नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 भारत और रूबरू कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं इस जिले की अल्पसंख्यक विभाग की अधिकारी। आज हम उनसे जानेंगे उनके जीवन के संघर्ष के बारे में। जी मैम, आपका नाम, परिचय बताइए आपका। नमस्कार, मेरा नाम है मैत्री रस्तोगी। मैं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुजफ्फरनगर के रूप में तैनात हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे पास जनपद शामली का भी अतिरिक्त प्रभार है। जनपद में मुझे तैनात हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। इस बीच मैंने जिला प्रोबेशन अधिकारी बीडीओ चरथावल के भी अतिरिक्त प्रभार का कार्य किया है। जैसे कि आपने पूछा कि क्या मेरा संघर्ष रहा इस पद पर पहुंचने के लिए, तो हर कोई जब ये जर्नी स्टार्ट करता है तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं ज़्यादातर सभी जो एस्पिरेंट्स होते हैं। तो मेरा सफ़र भी वहीं से शुरू हुआ था यूपीएससी क्रैक करने के लिए। उसके लिए मैंने अपनी डिग्री की है बीटेक में। आई एम अ बीटेक विद ऑनर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। पर उसी दौरान मेरा 12वीं कक्षा से ही मन था कि मैं सिविल सर्विस की परीक्षा में प्रतिभाग करूंगी और उसे उत्तीर्ण करने का मैंने सपना 12वीं से ही सजाया था। तो उसके बाद पर क्योंकि मेरे घर में सबका बैकग्राउंड इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का है, तो मेरे पिताजी ने कहा कि आर्ट्स की डिग्री से बेहतर साइंस की डिग्री रहेगी, इसलिए मैंने बीटेक परस्यू किया। बीटेक होने के बाद बीटेक जब मैं फाइनल ईयर में थी तो मेरे 2 कैंपस प्लेसमेंट्स भी हुए, पर उसके बाद भी मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन ही करनी थी। तो मैंने फिर दिल्ली में कोचिंग ली 1 वर्ष। उसके उपरांत मैंने यूपीएससी के कुछ अटेम्प्ट्स दिए, जिसमें मैंने 3 मेंस लिखे, पर वो क्लियर नहीं हुए। तो उसके बाद मैंने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम लिखा और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम मैंने पहली बार में ही क्रैक कर लिया और उसके बाद अब मैं यहाँ हूँ। मैडम, एक सवाल हो रहा है, जैसे कि आप अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की हेड हैं यहाँ जिले में, तो उसमें कुछ छात्राएं हैं जो जिनके सपने बड़े बड़े हैं, जैसे कि आपके सपने बड़े थे, ऐसे ही वो भी बड़े सपने देखते हैं। तो आप किस तरह से उन बच्चियों की हेल्प करते हैं आगे बढ़ाने में? तो जैसे कि मेरे पास अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पदभार है। मैं काफ़ी मदरसों में जाती हूँ और ऐसे मदरसों में भी जाती हूँ जिसमें सिर्फ बालिकाएं आती हैं, छात्राएं आती हैं, क्योंकि आज की डेट में भी काफ़ी ऐसी बच्चियां हैं जिनके लिए स्कूल तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी ही कहूँगी मैं। तो मैं उन्हें वहाँ पर इस बात के लिए प्रोत्साहित करती हूँ, इंस्पायर करती हूँ कि आपको जो ये मौका मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका आप सदुपयोग कीजिए। आपको जो ये शिक्षा का अवसर मिला है उसको आप छोड़िए मत, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो फिर उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। या इस जनपद में भी मैंने देखा है कि स्कूल के जस्ट बाद बच्चों की शादियां हो जाती हैं। तो मैं उनको इंस्पायर करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ कि वो आगे अपना कुछ करियर परस्यू करें और अपने पैरों पे खड़े होने के ही सपने देखें। जैसे मैम आप कह रहे हो कि बचपन में यहाँ की इज्जतपुर में शादी हो जाती है, तो कोई आपके सामने ऐसा मामला आया? देखिए, मुस्लिम समाज में ज़्यादातर ऐसा होता है कि छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देते हैं और वो पढ़ाना भी नहीं चाहते बेटियों को आगे। तो उस मामले में आप किस तरह से मदद करते हैं उनकी? इस तरह का कोई मामला मेरे सामने तो नहीं आया है, पर प्रोबेशन अधिकारी के रूप में मेरे पास 3 बाल विवाह के केसेस आए थे हमारे सामने, जो कि टाइम से रोक लिए गए थे, पर उसमें मुस्लिम समाज का कोई भी नहीं था। पर अगर हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चों से ज़्यादा हम प्रिंसिपल और टीचर्स को ये बोलते हैं कि उनके संज्ञान में अगर कोई भी बच्चा इसलिए स्कूल ड्रॉप आउट कर रहा है कि उसकी शादी होने वाली है, तो आप खुद उसमें हस्तक्षेप करें। पेरेंट्स को उसमें काउंसिल करने की ज़रूरत है और ऐसे बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए। पेरेंट्स को भी, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं कि बाल विवाह के कितने नुकसान हैं, तो उनको वहीं पे रोकिए, क्योंकि सबसे पहले जो इंटरेक्ट करते हैं वो प्रिंसिपल और टीचर्स ही करते हैं ऐसी सिचुएशन में। मैम, बाल विवाह की आप बात कर रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन है, लगातार काम कर रहा है देश के अंदर, हमारे पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं।
उन्होंने भी कुछ मामले यहाँ पे पाए हैं, ऐसे कि बाल विवाह जो उन्होंने भी रोका है, कई सारे केस हैं। तो आपका जो विभाग है कोई अवेयरनेस कार्यक्रम चलाता है इस तरह की? नहीं, हमारा विभाग इस चीज़ के लिए कोई अवेयरनेस कार्यक्रम नहीं चलाता। इसके लिए महिला कल्याण काफ़ी सारे कार्यक्रम चलाते हैं और उनके ये प्रोग्राम्स मंथली भी होते हैं। वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ समन्वय बिठाकर ये कार्यक्रम चलाते हैं। अच्छा मैम, नवरात्रि चल रहे हैं, सभी लोग व्रत रखते हैं। हमारे देश में महिला को देवी का दर्जा दिया गया है, तो नवरात्रों के बारे में कुछ कहेंगे आप? नवरात्रि के बारे में मैं यही कहूँगी कि ये वैसे तो पूरे वर्ष ही हमें एकदम सात्विक विचार रखने चाहिए, शांत रहना चाहिए, पर ये एक हमें मौका मिलता है 9 दिन कि हम एक तो अपने से हटकर कुछ समाज के लिए करें, कुछ अगर आपको एक ये समय होता है जब त्योहार होते हैं तो थोड़ा श्रद्धा भक्ति में भी अगर आपको थोड़ा समय दे सके तो दे, और बाकी अपने मन को और अपने विचारों को कैसे सात्विक रख सकते हैं, वही नवरात्रि का मेन उद्देश्य है। अच्छा मैडम, अंत में उन बेटियों को कुछ कहना चाहेंगे आप जो ऊंचे मुकाम पे पहुंचना चाहती है, ऊंचे उड़ाने के सपने देखती है, लेकिन संसाधन बहुत कम है उनके पास? आपने कहा कि आपने यूपीएससी की परीक्षा को भी क्रैक किया है, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकती हैं? जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है अनुशासन। जो अनुशासन का मार्ग पकड़ लेते हैं उनको सफलता डेफिनेटली मिलती है। आजकल बच्चों में अनुशासन की बहुत कमी है, चाहे छात्र हों या छात्राएं। ऊपर से सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन ने बच्चों को बिल्कुल ही पढ़ाई से दूर कर दिया है। तो अपना फ़ोन साइड में रखें और जो लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किया है उसके पथ पर निरंतर कार्य करें। एक इंजीनियर बेहतर प्रशासक हो सकता है, इस पर कुछ बताएं। एक इंजीनियर बेहतर प्रशासक इसलिए हो सकता है क्योंकि एज एन इंजीनियर आपका जो बेंट ऑफ माइंड होता है वो बहुत लॉजिकल होता है। तो आप हर प्रॉब्लम को बहुत ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। इसीलिए आप देखेंगे हमारे आसपास भी बहुत सारे इंजीनियर्स ही हैं जो पीसीएस भी और यूपीएससी भी क्रैक करते हैं और फिर बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी साबित होते हैं। चलिए मैम, आपने हमारे दर्शकों से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।